अनिरुद्ध ने लगाई ऋषि के घर वालों की क्लास। झनक को कातिल कहने वालों की बोलती बंद। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मायरा टेली एक्सप्रेस पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके पसंदीदा शो झनक के आने वाले महाधमाकेदार एपिसोड के बारे में, जहां अब कहानी में एक ऐसा तूफान आ चुका है जिसने बासु परिवार और ऋषि के घर वालों के होश उड़ा दिए हैं। अगर आप शो के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि अभी जो ट्रैक चल रहा है वो कितना ज़्यादा इंटेंस है। ऋषि की जान खतरे में है और इस पूरी मुसीबत का इल्ज़ाम एक बार फिर हमारी झनक के माथे पर मढ़ दिया गया है। आज के एपिसोड का जो टाइटल सामने आ रहा है वो है ऋषिज़ फैमिली डिमांड्स आंसर्स, यानी ऋषि का परिवार अब जवाब मांग रहा है और ये जवाब उन्हें किसी और से नहीं बल्कि झनक से चाहिए। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सस्पेंस अपने चरम पर है। एक तरफ अस्पताल का वो भारी माहौल है और दूसरी तरफ घर में मची हुई चीख पुकार। सबसे पहले हम देखते हैं झनक को, जो इस वक्त पूरी तरह से टूट चुकी है। वो भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी है, हाथ जुड़े हुए हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक जिद भी है। झनक की प्रार्थना आज सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि उस इंसान के लिए है जिसने उसका हर कदम पर साथ दिया है, यानी ऋषि। झनक भगवान से साफ साफ कहती है कि उसे अपनी परवाह नहीं है। दुनिया उसे चाहे जो भी कहे, कितना भी उसे गलत समझे, लेकिन ऋषि को कुछ नहीं होना चाहिए। झनक का ये रूप देखकर साफ पता चलता है कि उसके दिल में ऋषि के लिए क्या जगह है, भले ही वो जुबान से कुछ ना कहे। उसने अपने मन में ठान लिया है कि वो हार नहीं मानेगी, चाहे वो कितनी भी अकेली क्यों ना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो घर पर हो रहा है। ऋषि की पत्नी अदिति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। अदिति ने अब वो कर दिया है जिसकी उम्मीद शायद परिवार को नहीं थी। उसने साफ इनकार कर दिया है कि वो ऋषि को देखने अस्पताल नहीं जाएगी। जरा सोचिए, पति मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है और पत्नी का ये रवैया। अदिति का कहना है कि वो अब और तनुश्री की आदर्श बहू बनकर नहीं रह सकती। उसका दर्द और गुस्सा बाहर आ रहा है। वो चिल्लाकर कहती है कि जिस रिश्ते में उसे कभी सम्मान नहीं मिला, जहां ऋषि ने उसे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं, उस रिश्ते को निभाने का नाटक वो अब और नहीं कर सकती। अदिति की ये बातें सुनकर घर में सन्नाटा पसर जाता है। वो मुड़कर जाने ही वाली होती है कि तभी ऋषि की मां तनुश्री उसका हाथ पकड़ लेती हैं। यहाँ पर तनुश्री का किरदार बहुत ही मजबूत नजर आता है। एक माँ होने के नाते वो डरी हुई हैं, लेकिन एक सास होने के नाते वो सख्त भी हैं। तनुश्री की आवाज़ में वो अधिकार है जो अदिति को रोकने के लिए काफ़ी है। वो अदिति को याद दिलाती हैं कि अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ है। कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर अदिति अभी भी ऋषि की पत्नी है। तनुश्री का ये डायलॉग बहुत पावरफुल है। वो कहती हैं कि हमें एक परिवार की तरह अस्पताल जाना होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। ये सीन दिखाता है कि बासु परिवार और ऋषि का परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, भले ही अंदर से रिश्ते खोखले हो चुके हों। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा अस्पताल की तरफ, जहां झनक एक अपराधी की तरह महसूस कर रही है। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हालात ने उसे विलन बना दिया है। झनक खुद को कोस रही है। उसे लग रहा है कि ऋषि की आज जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ झनक के फैसलों की वजह से है। वो सोच रही है कि अगर उसने वो कदम ना उठाए होते तो शायद ऋषि आज सुरक्षित होता। उसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो बार बार नर्स की तरफ देखती है। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल है, ऋषि कैसे हैं? उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाती और नर्स पर ही चिल्ला पड़ती है। ये झनक का वो रूप है जो हम कम ही देखते हैं, लेकिन जब बात ऋषि की हो तो उसका सब्र का बांध टूट जाता है। और तभी वहां एंट्री होती है उस तूफान की जिसका डर था। अदिति, तनुश्री, ऋषि के पिता और नीलू, पूरा परिवार अस्पताल पहुंच जाता है। तनुश्री रिसेप्शन पर जाकर सीधे कहती हैं कि वो झनक से मिलना चाहती हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि झनक इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर इंद्रनाथ की ड्यूटी पर है या किसी बहुत ज़रूरी काम में बिजी है, इसीलिए किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर परिवार का पारा और चढ़ जाता है, लेकिन अभिमन्यु यानी ऋषि के पिता या परिवार के बड़े सदस्य बीच में आते हैं। वो डॉक्टर को समझाते हैं कि मामला बहुत गंभीर है और वो लोग कोई तमाशा नहीं करेंगे, बस झनक से बात करना ज़रूरी है। काफ़ी बहस के बाद मिष्टी के सीनियर डॉक्टर उन्हें झनक से मिलने की परमिशन दे देते हैं। जैसे ही ये लोग झनक के पास पहुंचते हैं, वहां का मंजर देखने लायक होता है। झनक के पास शायद उन्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। वो शायद बताना चाहती है कि ऋषि के साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही वो नर्स को वहां खड़ा देखती है, उसके होंठ सिल जाते हैं। वो चुप हो जाती है और झनक की यही चुप्पी तनुश्री के गुस्से में घी का काम करती है। तनुश्री का सब्र अब जवाब दे जाता है। वो झनक को देखते ही फट पड़ती है। वो कहती हैं कि अब वो झनक के इन इमोशनल गेम्स से थक चुकी हैं। तनुश्री का इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। वो कहती हैं कि उन्हें लगा था झनक कभी ऋषि को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने झनक पर भरोसा किया था, लेकिन आज झनक ने साबित कर दिया कि वो भरोसे के लायक नहीं है।
अभिमन्यु भी पीछे नहीं रहते। वो भी कहते हैं कि झनक ने उनका विश्वास तोड़ा है। नीलू, जो हमेशा से ही आग में घी डालने का काम करती है, वो भी झनक को ताने मारने लगती है कि अब हमारा वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन सबसे बड़ा वार तो अदिति करती है। अदिति, जो पहले से ही जल भुन रही है, वो एक ऐसा इल्जाम लगाती है जिससे झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति सबके सामने चिल्लाकर कहती है कि ये सब झनक और ऋषि का प्लान था। ये दोनों भागने वाले थे। जी हाँ, अदिति का कहना है कि ऋषि का घायल होना या गायब होना ये सब एक नाटक है ताकि वो झनक के साथ भाग सके। वो झनक से कड़ाई से पूछती है, बताओ तुम ऋषि को लेकर कहाँ छुपने वाली थी। इस इल्जाम ने झनक को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नीयत पर इतना घिनौना शक किया जाएगा। अब तक झनक चुप थी, सुन रही थी, लेकिन अदिति की इस बात ने उसके स्वाभिमान को ललकार दिया है। झनक अब और चुप नहीं रहती। वो बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में अदिति को जवाब देती है। वो कहती है, तुम चाहो तो ऋषि को खुद ढूंढ लो, क्योंकि मैं कुछ भी कहूं तुम मुझ पर यकीन तो करोगी नहीं। झनक का ये एटीट्यूड, ये निडरता वहां खड़े सबको हैरान कर देती है। वो साफ कर देती है कि जब आप लोगों ने मुझे मुजरिम मान ही लिया है तो मेरी सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। झनक की ये बातें सुनकर तनुश्री और भड़क जाती है और वो ऐलान कर देती है कि अब बात घर की नहीं रही, अब वो पुलिस के पास जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, पुलिस। बात अब पुलिस तक पहुंचने वाली है। क्या झनक अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या ऋषि होश में आकर सच बताएगा, या फिर अनिरुद्ध को अब बीच में आना पड़ेगा अपनी बेटी को इस इल्जाम से बचाने के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि अनिरुद्ध अब झनक को अपनी बेटी मान चुके हैं और वो उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अस्पताल के कॉरिडोर में ये जंग छिड़ चुकी है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की मर्यादाएं तार-तार होने वाली हैं। तनुश्री का गुस्सा अब किसी बांध को नहीं मान रहा। जैसे ही उन्होंने पुलिस का जिक्र किया, वहां का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लेकिन इस ठंडक में भी गुस्से की आग धधक रही थी। तनुश्री ने अपना फोन निकाला ही था कि तभी अस्पताल के उस कॉरिडोर में एक ऐसी भारी और दमदार आवाज गूंजी जिसने सबके कदमों को वहीं रोक दिया। वो आवाज थी अनिरुद्ध की। जी हां, अनिरुद्ध, जो अब झनक के लिए सिर्फ एक मेंटर नहीं बल्कि एक ढाल बनकर खड़े हो चुके हैं। अनिरुद्ध की एंट्री बिल्कुल एक हीरो की तरह होती है। वो तेज कदमों से चलते हुए आते हैं और सीधे झनक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो दुनिया को बता रहे हों कि झनक तक पहुंचने के लिए पहले उनसे गुजरना होगा। अनिरुद्ध को वहां देखकर ऋषि के परिवार वालों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अभिमन्यु और तनुश्री, जो अभी तक शेर बने हुए थे, अनिरुद्ध के आते ही थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। अनिरुद्ध आते ही किसी को सफाई नहीं देते, बल्कि वो सीधा सवाल दागते हैं। उनकी आंखों में वो गुस्सा है जो एक पिता की आंखों में होता है जब उसकी बेटी पर कोई उंगली उठाता है। अनिरुद्ध तनुश्री की आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि क्या यही वो संस्कार हैं जिनका वो ढिंढोरा पीटती रहती हैं। एक लड़का अंदर अपनी जान के लिए लड़ रहा है और बाहर उसका परिवार एक अकेली लड़की को घेरकर तमाशा बना रहा है। अनिरुद्ध का ये रूप देखकर झनक को थोड़ी हिम्मत मिलती है। उसे महसूस होता है कि इस भरी दुनिया में वो अकेली नहीं है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। अदिति, जिसका अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर है, वो अनिरुद्ध से भी भिड़ जाती है। वो तंज कसते हुए कहती है कि अब तो रक्षक भी आ गए। अदिति का कहना है कि अनिरुद्ध हमेशा झनक की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, लेकिन आज वो ऐसा नहीं होने देंगी। वो अनिरुद्ध से कहती है कि आपकी लाडली ने मेरे पति को गायब करने की साजिश रची थी। अनिरुद्ध अदिति की इन बातों पर मुस्कुराते हैं, एक ऐसी मुस्कान जो सामने वाले को छोटा महसूस करा दे। वो अदिति के करीब जाकर बहुत ही चुभती हुई बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अदिति, तुम यहाँ पति के लिए नहीं, अपनी टूटी हुई ईगो को बचाने आई हो। अगर तुम्हें ऋषि की जरा भी फिक्र होती तो तुम डॉक्टर से उसका हाल पूछती, न कि झनक से झगड़ा करती। अनिरुद्ध की ये बात तीर की तरह सीधे निशाने पर लगती है और अदिति के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। माहौल इतना गर्म हो चुका है कि लग रहा है अभी हाथापाई की नौबत आ जाएगी। लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और वहां लगी लाल बत्ती बुझ जाती है। ये वो पल है जब सबकी सांसें अटक जाती हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं, उनके चेहरे पर पसीना है और हाव भाव बेहद गंभीर हैं। झगड़ा, पुलिस, इल्ज़ाम, सब कुछ एक पल में बेमानी हो जाता है। झनक सबसे पहले दौड़कर डॉक्टर के पास जाती है। उसे परिवार के गुस्से की परवाह नहीं है, उसे बस ऋषि की परवाह है। वो कांपती आवाज़ में पूछती है, डॉक्टर, ऋषि कैसे हैं? डॉक्टर का जवाब सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ऋषि की हालत बहुत नाजुक है। एक्सीडेंट या जो भी हादसा हुआ उसमें ऋषि के सर पर गहरी चोट आई है और बहुत सारा खून बह चुका है। डॉक्टर साफ साफ कहते हैं कि अगले 24 घंटे ऋषि के लिए बहुत भारी हैं। अगर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं या फिर हमेशा के लिए। डॉक्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि तनुश्री वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं। उनका रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। जिस बेटे के लिए वो अभी झनक से लड़ रही थीं, अब उसी बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हैं।
यहाँ पर झनक का किरदार एक बार फिर सबसे ऊपर उठकर आता है। जहाँ पूरा परिवार अब रोने धोने में व्यस्त है, झनक का दिमाग बिजली की तरह चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि ऋषि को तुरंत AB नेगेटिव खून की ज़रूरत है, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है और अस्पताल के ब्लड बैंक में अभी वो मौजूद नहीं है। परिवार वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी खून का इंतजाम कहाँ से होगा। अभिमन्यु फ़ोन पर फ़ोन घुमाने लगते हैं, लेकिन हर जगह से नाउमीद ही हाथ लगती है। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है और ऋषि की सांसें कम होती जा रही हैं। तभी झनक आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक संकल्प है। वो डॉक्टर से कहती है, आप तैयारी कीजिए, ब्लड मैं दूंगी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि अनिरुद्ध भी। झनक बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप भी वही है जो ऋषि का है। ये कुदरत का कैसा खेल है दोस्तों, देखिए। जिस लड़की को ये परिवार घर से बाहर निकालना चाहता है, जिसे ऋषि की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मानता है, आज वही लड़की ऋषि की रगों में अपना खून देकर उसे जिंदगी देने वाली है। तनुश्री और अदिति, जो अभी झनक को कोस रहे थे, अब उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। वो बस झनक को घूरते रह जाते हैं। अनिरुद्ध को झनक पर गर्व होता है, लेकिन उसे चिंता भी है, क्योंकि झनक खुद पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोई नहीं है और ना ही उसने कुछ खाया है। वो कमज़ोर है। अनिरुद्ध उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन झनक अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर कहती है, अगर ऋषि को कुछ हो गया तो मैं जी कर क्या करूंगी, मुझे जाने दीजिए। अनिरुद्ध उसकी आंखों में वो प्यार और जुनून देखते हैं जिसके आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। वो मान जाते हैं। झनक डॉक्टर के साथ अंदर चली जाती है। बाहर कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये खामोशी उस तूफान से भी ज़्यादा भारी है जो अभी अभी यहाँ मचा था। ऋषि का परिवार शर्मिंदा है, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी मान नहीं रहा। अदिति एक कोने में खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या महसूस करे। उसे ऋषि की चिंता है, लेकिन झनक की ये कुर्बानी उसे अंदर ही अंदर जला रही है। उसे लग रहा है कि झनक फिर से बाजी मार गई, फिर से महान बन गई। उसका ध्यान ऋषि की जान बचने से ज़्यादा इस बात पर है कि अब झनक का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये सोच दिखाती है कि अदिति का प्यार कितना सतही है। वहीं दूसरी तरफ ब्लड डोनेशन रूम में एक बहुत ही भावुक सीन है। झनक का खून ऋषि के शरीर में चढ़ाया जा रहा है। झनक लेटी हुई है और कांच की दीवार के उस पार ऋषि बेहोश पड़ा है। झनक एकटक ऋषि को देख रही है। मन ही मन वो ऋषि से बातें कर रही है। वो कह रही है, तुम्हें वापस आना होगा ऋषि, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमने जो सपने देखे थे वो अभी अधूरे हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई डायलॉग नहीं है, बस झनक की आंखों की भाषा है जो दर्शकों का दिल चीर देगी। ये सीन इस शो के सबसे यादगार सीन्स में से एक होने वाला है, क्योंकि यहाँ दो जिस्म और एक जान वाली बात सच साबित हो रही है। कुछ देर बाद झनक बाहर आती है। वो थोड़ी लड़खड़ा रही है, कमजोरी साफ दिख रही है। अनिरुद्ध उसे संभालते हैं और उसे बेंच पर बैठाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं कि खून चढ़ने के बाद ऋषि की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, पल्स रेट नॉर्मल हो रहा है और खतरा अब टल चुका है। ये सुनते ही तनुश्री भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट देखिए दोस्तों, जैसे ही खतरा टलता है तनुश्री का रंग फिर बदल जाता है। बजाय इसके कि वो झनक का शुक्रिया अदा करें, डॉक्टर से पूछती हैं कि क्या वो अपने बेटे से मिल सकती हैं। डॉक्टर कहते हैं हाँ, लेकिन सिर्फ एक जना। स्वाभाविक रूप से नियम के हिसाब से या तो माँ को जाना चाहिए या पत्नी को। अदिति आगे बढ़ती है, उसे लगता है उसका हक है। लेकिन तभी नर्स बाहर आती है और कहती है कि मरीज ने होश में आते ही एक नाम लिया है। और दोस्तों, आप जानते हैं वो नाम किसका है? वो नाम अदिति का नहीं है, वो नाम तनुश्री का भी नहीं है। बेहोशी के आलम में भी ऋषि की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, झनक। नर्स पूछती है झनक कौन है? पेशेंट बहुत बेचैन है और बार बार उसी को बुला रहा है। ये सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक जाती है। उसका चेहरा देखने लायक होता है। भरे परिवार के सामने, अस्पताल के स्टाफ के सामने ऋषि ने साबित कर दिया कि उसके दिल में कौन बसता है। तनुश्री भी सन्न रह जाती है। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जानते थे कि यही होगा। अब अनिरुद्ध खड़े होते हैं और कहते हैं, सुना आप लोगों ने, ऋषि किसे बुला रहा है? अब अगर आप लोगों में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो झनक को अंदर जाने दीजिए, वरना ऋषि की हालत फिर बिगड़ सकती है। अब परिवार धर्म संकट में है। एक तरफ उनकी नफरत है और दूसरी तरफ ऋषि की जिद। क्या अदिति अपनी हार मानकर झनक को अंदर जाने देगी, या फिर वो जबरदस्ती खुद अंदर घुसने की कोशिश करेगी और एक नया तमाशा खड़ा करेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि अदिति इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और अगर झनक अंदर गई तो ऋषि उसे क्या बताएगा? क्या वो उस राज से पर्दा उठाएगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ?